साथियों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 यह शासन अधिनियम का दूसरा और आखिरी अधिनियम है। इसके बाद हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग भारत शासन अधिनियम की जब बात करते हैं तो भारत में शासन और सुदृढ़ कैसे हो, कैसे इसे ठीक किया जाए, और इसका प्रयास 1919 के अधिनियम में हुआ। साइमन आयोग जो बना 1927 में, वो भी उसी का एक भाग रहा। विरोध स्वीकार साइमन कमीशन का किया गया। ऐसे में बता दूं कि साइमन कमीशन का मैंने पिछले क्लास जो लिया है उसमें थोड़ा संक्षेप में है, लेकिन अगर बेहतर साइमन कमीशन और पढ़ना चाहते हैं तो मेरा जो लगभग अप्रैल या मई का जो वीडियो है यूट्यूब पे है, उसमें आप साइमन आयोग, वो काफी मैंने विस्तृत उसमें पढ़ाया है, तो आप उसमें क्लास को पूरा कर सकते हैं। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। प्रयास 1919 में किया गया था, और जो कि यह जो है बहुत सारे संशोधन के बाद, बहुत सारे संघर्ष के बाद इसमें आया कि नहीं, यह शासन अधिनियम जो है वह जो है उत्तरदायी सरकार बनाएगी भारत के लिए, इसलिए इसका प्रयास किया गया था। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था भारत शासन अधिनियम, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसके बारे में हम लोग जब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में, तो एक कह सकते हैं कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के लिए ये लाया गया, और यह रियल में बहुत कारगर साबित हुआ। और यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। यह क्या था? एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां, संविधान का बीजारोपण कह सकते हैं इसे। संविधान का बीजारोपण इसे कहा जा सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा। अगर इसकी विशेषताओं को देखें, अगर हम लोग इसी विशेषताओं को देखें तो क्या देखने की मिलता है उसको समझ लीजिए। पहली विशेषता, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, कि भारत के विस्तृत कल्पना की गई, कि संपूर्ण भारत के संदर्भ में यहीं पे कल्पना की गई कि यह एक अखिल भारतीय संघ होगा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत। अब ये जो है, जिसमें जो स्थापना की गई, इसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। राज्य एवं रियासतें, यानी कि जो राजाओं की जो शासन व्यवस्था थी, उसे एक एक इकाई माना गया कि यह एक इकाई है, यह एक यूनिट है। इस आधार पर बहुत सारे राज्य और बहुत सारे क्षेत्र निकल करके आ गए, लेकिन कहा गया कि ये सभी भारत संघ के भाग हैं। इस अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के बीच 3 सूचियों, पहले कितनी सूचियां थी 1919 में? 2 सूचियां, केंद्र सूची और प्रांतीय सूची। लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें केंद्र और इकाइयों को मिला करके इनके बीच में केंद्र एवं इकाइयों का मतलब मैंने आपको क्या बताया यहां पे? राज्य या रियासत से। राज्य एवं रियासत को हम लोग इकाई मान रहे हैं,
तो यानी कि केंद्र एवं राज्य, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि इकाइयां मतलब ये दोनों से, कहीं राज्य हैं कहीं रियासतें हैं, ये दोनों से। तो केंद्र एवं इकाइयां जो थी इसके संदर्भ में सूची बनाई गई, विषय सूची को बांटा गया। जो हमने पहले बताया पिछले क्लास में भारत शासन अधिनियम 1919 में, तो उसमें क्या था, दो इकाइयां थी, केंद्र और प्रांत। इसमें क्या आया, इसमें इकाइयां क्या बनी, इसमें जो विषय क्या आए, इसमें 3 बने। 3 कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। मुझे लगता है एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। राज्य सूची में, सॉरी संघ सूची में 59 विषयों को शामिल किया गया, राज्य सूची में 54 विषयों को, और सर्वमति सूची में 36। ऐसा आप जानते होंगे, लेकिन मैं इसको एक बार बता दूं। संघ सूची वो होता है, वो विषय, वह अधिकार जो संघ यानी कि केंद्र के पास होता है। उसमें कानून बनाने का अधिकार, पालन अनुपालन करवाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। राज्य सूची उसे बोलते हैं जिसमें अधिकार, कानून बनाने अनुपालन करवाने का अधिकार राज्य के पास होता है। और समवर्ती सूची उसे बोलते हैं जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों मिल करके कानून बनाते हैं और इसका अनुपालन करवाते हैं, यानी कि शक्तियों का बंटवारा कर सकते हैं इसे। तो शक्तियों का बंटवारा हो गया। संघ के पास 59 विषयों की शक्ति है, राज्य के पास 54 थी, और उस समय समवर्ती सूची में दोनों को मिलाकर के 36 थे, जिसमें दोनों की राय बढ़ती तो वो विषय बन सकते थे। बाकी जो शक्तियां बची, बाकी जो सूची बचे, जो बाकी जो विषय बचे, वह वायसराय के पास रह गए। अन्य विषय जो बने वह वायसराय के पास रह गए। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसे शामिल होने से इनकार कर दिया था। बोला कि हम जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए थे 1600 में, तो हम यहाँ के राजा थे, हमारे राज्य थे, हमारी शासन व्यवस्था थी, हमारी मुद्राएं थी, हमारे सीमा थे, हमारे सैनिक थे, आज भी हैं, तो हम संघ को क्यों माने। तो जो रियासतें थी, जो राजा थे, उन्होंने संघ को मानने से इनकार कर दिया। बोला कि जो भी चाहिए राज्य को दे दीजिए, यानी कि जितनी सूचियां हैं सब राज्य को दे दीजिए, सारे अधिकार राज्य को दे दीजिए। तो इसमें रियासतें जो हैं शामिल होने से मना कर दी थी। तो अब यहां से आप जो देखते हैं, आज जो लोग कहते हैं, बात करते हैं आजादी में ये हुआ, वो हुआ, गांधी ने ये, नेहरू ये, वो ये, अम्बेडकर, कुछ नहीं। जो उसमें के सिचुएशन थे, इतने खतरनाक सिचुएशन थे और इतने संभल के पैर रखने की जरूरत थी, एक एक विषयों पे इतना चिंता करने की जरूरत थी। भारत की व्यवस्था इतनी गड़बड़ थी उस समय, अंग्रेजों को जाना था, संविधान बनाना था, नए राजनीतिक व्यवस्था लागू करनी थी, कि कोई भी राजनेता उस समय कोई भी ऐसा निर्णय पूर्णतः नहीं ले सकता जो 2024 को अनुकूल सही हो। क्योंकि बात हो रही है 1935 की, बात हो रही है 1940 की। अब उस समय की बात आप करें, 1947 तक की भी बात करें, तो कोई ऐसा डिसीजन नहीं है जो उसमें लिए जाए और सारे डिसीजन सही हो जाए। तो आज जो लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो ज्ञान बांटते हैं ऐसे संदर्भों में, उन्हें उस समय के सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो ये बातें आई उसमें निकल करके। फिर ये तीनों चीजें निकल करके आए। आप देखते हैं दूसरा क्या विशेषताएं रही इसके। इसमें भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हो गया। इन्होंने क्योंकि विरोध किया वायसराय ने, सॉरी वायसराय कह रहे हैं, ये जो क्या बोलेंगे, राजाओं ने, और उन्होंने जो रियासतों ने जो उसमें विरोध किया कि संघ सूची नहीं होगा,
तो इन्होंने जो उसमें विरोध किया, ये उनका विरोध करना वहां पे जो ब्रिटिश या जो संसद थी वहां पे लोग झुक गए, अद्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अब बोल दी गई कि द्वैत शासन व्यवस्था नहीं होगी, केवल प्रांतीय होगी, क्योंकि प्रांतीय ही थी जब अंग्रेज आए थे। तो राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। कहा गया कि राज्य अगर शासन कर रहे हैं तो 3 पृथक क्षेत्र में शासन करेंगे। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने, भारत शासन अधिनियम 1935 ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी कि गवर्नर को राज्य का विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना हो गया कि जो राज्य के जो विधान परिषद हैं उनके ही सलाह पर गवर्नर काम करेंगे। यह व्यवस्था 1937 में शुरू हो गई थी। 1937 में शुरू हो गई एक शासन व्यवस्था, एकीय शासन व्यवस्था, और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। ये 1939 तक के चला। तीसरा, इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। इसके बाद क्या हुआ, इसी के आधार पर फिर पुनः द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया कि नहीं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के शासन करेंगे जैसे चला आ रहा है। इसमें संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ गया कि स्थानांतरित होंगे, जिसको हम लोग पिछले बताया था पिछले क्लास में, हस्तांतरित और आरक्षित विषय जो गवर्नर करते थे, जिसमें कहीं विधान परिषद के सदस्य होते थे तो कहीं कार्यपालिका सदस्य होते थे जो गवर्नर को शासन चलाने में सहयोग करते थे। इसको मैंने पिछले क्लासेस में बताया है, इसको आप लोग देख लेंगे। तो वही विभक्त हो गया जो 1919 को भारत शासन अधिनियम में लागू किया था, बात वहीं पहुंच गई। चौथा में हुआ कि इसने 11 राज्यों में जो ब्रिटिश के अधीन थे उनमें 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो 6 जो अलग राज्य थे जो ब्रिटिश के पूर्णताधीन थे, जिसमें रियासतें नहीं थी, वे उनको 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। उसमें बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत एवं असम, इसमें द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। क्या बनाया गया? विधान परिषद एवं विधानसभा, जिसको हम लोग आज विधान मंडल बोलते हैं। विधान मंडल में दोनों बातें आती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। देख लूं कि आपका वीडियो नीचे वाला उठा रहा है कि नहीं। मैं थोड़ा सा, ठीक, गुड। तो यहां पे क्या हुआ, विधान मंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। ये बातें निकल कर गई। पांचवा में हुआ कि दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, जिसमें दलित जाति के लिए, महिलाएं, एवं मजदूर वर्ग के लिए, यानी कि जो शोषित वर्ग थे उनके लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ किया गया। इसको कह सकते हैं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो बात थी उसका विस्तार किया गया। छठा,
भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। 1858 में भारत परिषद अधिनियम पढ़ाए थे हम, उसको आप लोग देख लेंगे। भारत परिषद जो नियुक्त किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया 1858 में, क्योंकि उसमें ताज का शासन शुभारंभ हुआ था। ताज का शासन 1858 में शुरू हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में समाप्त हो गया था। और इंग्लैंड में भारत के सचिव को सलाहकार की टीम में शामिल करी। जो भारत के सचिव जो पद नाम दिया गया था इसमें भारत परिषद में, जिसको हम लोग भारत के सचिव बोलते थे, भारत के राज्य सचिव बोलते थे उनको हम लोग, इस पद को समाप्त कर दिया गया। अब यह पद नहीं रह गया। ये हुई। फिर बातें क्या आई? फिर बातें आई कि मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। मताधिकार का विस्तार हुआ। अब 10% अधिक जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त हुआ। दलित जाति, महिलाएं और मजदूर वर्ग को विस्तारित कर करके। फिर क्या हुआ? काफी, इसीलिए मील का पत्थर इसे बोला जाता है। इसके बाद देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इस अधिनियम के तहत की गई, क्योंकि भारत की अपनी मुद्रा होगी, अपना नियंत्रण होगा। इसीलिए जो रिजर्व बैंक ब्रिटिश में है वो अब यहां काम नहीं करेगा। अब भारतीय रिजर्व बैंक होगा, भारत की अपनी मुद्राएं होंगी। 9वां, भारत शासन अधिनियम 1935, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग का भी स्थापना होगा। जैसे पहले किया गया था 1919 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग केवल था। अब हुआ कि देखिए, राज्य, क्योंकि उसकी शक्तियां अलग हैं, राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा हो चुका है, अलग अलग विषय दे दिए गए हैं। राज्य के पास, केंद्र के पास 59 सूचियां हैं विषय की, राज्य के पास 54 है और 36 समवर्ती सूची में की गई थी। तो हुआ कि अगर इसे संचालित करना है तो इनके पास भी अपना आयोग होना चाहिए, यानी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग होगा एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग होगा। प्रांतीय लोक सेवा का शुरुआत किया गया। आयोग दोनों जगह होंगे, अलग अलग कमीशन होंगे। तो आज हमारे यहां जो चलता है यूपीएससी, वह 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। इसके अलावा एक किया गया कि अगर समवर्ती सूची भी है तो एक और आयोग की स्थापना होनी चाहिए, संयुक्त सेवा आयोग। हम लोग 3 विषय की बात कर रहे थे। एक विषय था संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती के लिए संयुक्त सेवा आयोग, दोनों मिलकर इसमें करेंगे। इसके अलावा इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना कब? 1937 में। तो ये बातें निकल करके आई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो चलिए हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं नए कंटेंट, नए वीडियो के साथ।